बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है रिजिड रोटर। रिजिड रोटर मतलब ये किससे डील करेगा? ये डील करता है रोटेशन मोशन के साथ। 11वीं क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा रोटेशनल मोशन, तो वही चीज हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। रिजिड वर्ड क्यों यूज किया है तो बड़ा ध्यान से समझिए। फिजिक्स में क्या था, हमारे पास 11th में एक एक्सिस होती थी और एक पार्टिकल उसके अलग रोटेशन कर रहा होता था, राइट, और वहां हमने उसके बारे में स्टडी की हुई थी। अब हम क्या करें, हम एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे होंगे, तो उसमें एक तरीके से आपके पास दो मासेस होंगे और वो इस तरीके से किसी एक्सिस के लोग क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे होंगे। मान लो ये वाली हमारी z एक्सिस है, इसके लोग रोटेशन चल रहा होगा। तो अगर ये हमारा मास 1 है m1, राइट, और ये हमारा मास क्या है m2, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये अपना रोटेशन कर रहे हैं। दिस इज योर रोटेशनल एक्सिस जिसके लोग रोटेट कर रहे हैं। दूसरी बात ध्यान रखना, इन दोनों को जो लाइन जोड़ती हुई होगी उस पर एक पॉइंट लाई करता है जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास वो इमेजिनरी पॉइंट होता है जहां हम इमेजिन करते हैं कि इस सिस्टम का पूरा मास जो है वो लाई करता होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास इन दोनों मास को जोड़ने वाली लाइन पे ही लाई करेगा, तो वो क्या हमेशा बिल्कुल सेंटर में होगा? आंसर है अगर दोनों का मास बराबर है तो वो बिल्कुल बीच में लाई करेगा। जिसका मास ज्यादा होता है सेंटर ऑफ मास उसकी तरफ थोड़ा ज्यादा लाई करेगा। तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास को लोकेट करने का तरीका होता है m1 r1 इक्वल्स टू m2 r2। अगर m1 का मास ज्यादा है, इसका मास क्या है, ज्यादा है, तो r1 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी ये डिस्टेंस कम होगा। तो r1 प्लस r2 क्या रिप्रेजेंट करता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस। अगर ये h है, ये cl है, तो बेसिकली HCl की जो बॉन्ड लेंथ है वो यहाँ रिप्रेजेंट करेगी r1 प्लस r2, और जो सेंटर मास है वो हैवियर वाले जो मास वाला पार्टिकल है उस पर लाई करते होगी। अब बात यह है सर, इसको हम रिजिड रोटर क्यों पढ़ रहे हैं? तो रिजिड वर्ड का ओरिजिन है, हम ये मान के चल रहे हैं सिस्टम के इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो पूरे टाइम रोटेशन के टाइम क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये बात आप भी जानते हैं, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता होगा, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, मॉलिक्यूल वाइब्रेट भी करते हैं, बट फिलहाल हम एक सिंपलेस्ट लेवल लेके चल रहे हैं कि सिर्फ ये क्या कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अगर हम ऐसे एक सिस्टम का एनर्जी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एनर्जी फाइंड आउट करने का बड़ा एक सिंपल तरीका है। आपको क्या करना है सर, अगर हमें हैमिल्टनियन ऑपरेटर पता हो, इसका वेव फंक्शन पता हो, उस पर अप्लाई कर देंगे, E इंटू psi आएगा और यहां से एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाएगा, जो भी आना होगा ना। अब सारी मेहनत बचा लेते हैं, सिर्फ दो काम की बात है उसको समझते हैं। अगर मैं कुछ भी ना दिखाऊं और सीधा एनर्जी का एक्सप्रेशन बता दूं, इट इज वेरी सिमिलर टू जैसे 1D बॉक्स के लिए क्या करा था, हैमिल्टनियन ऑपरेटर रेडी किया, वेव फंक्शन पे अप्लाई किया और देन हमने एनर्जी निकाली। क्योंकि वो बहुत सिंपलेस्ट केस थे तो वहां की कैलकुलेशन देखी भी जा सकती थी, यहाँ पे वो डिफिकल्ट है। यहाँ हमें डायरेक्ट एनर्जी का फॉर्मूला पता हो तो उससे हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिर थोड़ी सी मिनिमम आइडिया क्या होनी चाहिए। देखो, अगर एक पार्टिकल जो है रोटेशन कर रहा है, राइट, और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, जब एक लीनियर मोशन होता है तो लीनियर मोशन के टाइम पे जो काइनेटिक एनर्जी होती थी, काइनेटिक एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते थे हाफ mv स्क्वायर से। ये होता था लीनियर मोशन में। याद रखना, जब भी रोटेशनल मोशन की बात हुई तो जो काम लीनियर मोशन में कौन करता था, मास करता था, रोटेशनल मोशन में उसकी जगह हमारे पास आ जाएगा I, और I क्या होता है, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जो लीनियर में मास का काम था वही रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का काम रहेगा। और ओमेगा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओमेगा रिप्रेजेंट करेगा एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ रोटेशनल वेलोसिटी, रोटेशन मोशन हो रहा है, तो यहाँ रोटेशनल या एंगुलर वेलोसिटी की बात होगी। और लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में क्या एक्सप्रेशन होता है, तो वो होता है v इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा। ये कहानी तब की है बेटा जब अगर हमारे पास कोई एक सिंगल एक्सिस के अलोंग एक पार्टिकल जो है रोटेशनल मोशन कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी आप इस एक्सप्रेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप मुझे जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपको इस पार्टिकल का अगर मास पता है और इसका डिस्टेंस पता है उस एक्सिस से, तो I m इंटू आर स्क्वायर, यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, एंगुलर वेलोसिटी अगर आपको दे रखी हो तो आप काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जो सिस्टम हम कर रहे हैं उसमें एक पार्टिकल नहीं, उसमें कितने हैं, दो मासेस हैं हमारे पास जो रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। एक मास यहाँ है, मान लो दूसरा मास यहाँ है, m1 m2 इस तरीके से, m1 और m2 ये भी इस तरीके से रोटेट कर रहा है, क्योंकि आपस में दोनों जुड़े हुए हैं। अब हमने क्या किया, इस टू बॉडी प्रॉब्लम को सिंगल बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लेते हैं, चीजें थोड़ी आसान हो जाएगी। अभी हम सोच रहे हैं दो मास घूम रहे हैं, फिर इनकी दो मास के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो हमने क्या कर दिया, हमने मान लिया एक बड़ा सा ही पार्टिकल है जो रोटेट कर रहा है, उसके लिए ड्राइव करनी चीजें आसान होती है। तो उसके केस में हमें क्या करना है, याद रखना, अगर m1 m2 दे रखा है और मैं कहूं इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, तो आप बोलेंगे सर इसका जो सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो होगा म्यू इंटू आर स्क्वायर। हमें पूछना व्हाट इज म्यू, तो आप बोलेंगे सर म्यू जो है वो रिड्यूस्ड मास होता है और आर जो है वो क्या होता है, वो होता है r1 प्लस r2, यानी दोनों का एक तरीके से r1 अगर इसका डिस्टेंस है, r2 इसका डिस्टेंस है, r1 प्लस r2 इन दोनों की बॉन्ड लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन द मासेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिड्यूस मास को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो रिड्यूस मास कैलकुलेट करने का तरीका होता है, अगर आपको दोनों का मास पता है 1/m1 प्लस 1/m2, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे केसेस में इन फॉर्मूले से ड्राइव किया जाता है। आप ये मत सोचो सर रिड्यूस मास को एक्सप्लेन करो और इसकी डेरिवेशन आया कहां से, इसमें पूरी कहानी है, आप कोई भी बुक उठाएंगे क्वांटम की उसमें दिख जाएगी। आपको बस ये ध्यान रखना है, जब दो पार्टिकल वाला सिस्टम होगा उस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका फॉर्मूला म्यू आर स्क्वायर होता है। आर यहाँ पे क्या है वो हमने देख लिया, म्यू यहाँ पे हमने देख लिया क्या होता है, ठीक है। ओमेगा क्या होती है, ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो ये तो हमें पता है एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। नेक्स्ट, तो मैंने आपको ये वाला पार्ट समझा दिया कि जब भी हम टू बॉडी प्रॉब्लम को वन बॉडी में कन्वर्ट करेंगे तो आई को हम इस तरीके से कैलकुलेट करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मेरा मेन पर्पस क्या है, मैं निकालना चाह रहा हूं काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, क्योंकि हम जानते हैं जो हैमिल्टनियन ऑपरेटर होता है एच ऑपरेटर, वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आएगा। तो मेरा मेन पर्पस क्या है, हैमिल्टनियन ऑपरेटर को जनरेट करना है। तो मैं काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर ढूंढ रहा हूं, क्या होता है, तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये फॉर्मूला बताया मैंने आपको, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा,
हाफ मास की जगह क्या काम करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओमेगा का स्क्वायर। अब हम एक बात और जानते हैं, जो एंगुलर मोमेंटम होता है, जस्ट लाइक हमने जो काम पहले किया था, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी याद करो, इससे पहले हम कैसे पढ़ चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती थी, हाफ एम वी स्क्वायर, ऊपर और नीचे m से हमने क्या कर दिया था, मल्टीप्लाई कर दिया था, तो ये बन गया था p स्क्वायर अपॉन 2m। इसको हम काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर बोल रहे थे, ठीक है। हम यहां भी वही काम कर रहे हैं, ऊपर और नीचे हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, i से मल्टीप्लाई कर दिया बेसिकली। तो i स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, बेसिकली i ओमेगा का होल स्क्वायर बन गया, और i ओमेगा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम। इसमें भी रखना कुछ नहीं है, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। एंगुलर मोशन में जो काम मास का होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है, और यहां एंगुलर वेलोसिटी हमने पुट कर दी, तो फॉर्मूला रखने वाली कोई बात ही नहीं, ठीक है। तो हमने इसको L स्क्वायर अपॉन 2i, तो दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर बनाऊंगा तो L स्क्वायर अपॉन दिस, ठीक है। तो अब हम क्या करते थे, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर कभी भी अप्लाई करना है तो क्या करते थे, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर को जो वेव फंक्शन दिया था तो उस पर अप्लाई कर देते थे, और आगे अपना जो भी काम फाइंड आउट करनी थी उसको फाइंड आउट करते थे, ये तरीका था हमारे पास। लेकिन अभी अगर हमें हैमिल्टनियन ऑपरेटर कंस्ट्रक्ट करना है तो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर वाला तो पार्ट मिल गया, इसमें L स्क्वायर क्या होगा, देखो L स्क्वायर अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करते थे तो बड़ा आसान होता था, अगर हम 1D मोशन की बात करते थे तो यहाँ Lx पुट कर देते थे, या Ly या Lz, वैसे L स्क्वायर Lx स्क्वायर प्लस Ly स्क्वायर प्लस Lz स्क्वायर के बराबर होता है, लेकिन ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट थे। यहाँ अगर रोटेशनल मोशन हो रहा है तो यहाँ पोलर कोऑर्डिनेट्स की टर्म में डील करना आसान होता है, और पोलर कोऑर्डिनेट की टर्म में जब आप L स्क्वायर कन्वर्ट करते हैं तो इतना सिंपल फॉर्मूला नहीं आता है। L स्क्वायर ये रहा हमारे पास L स्क्वायर ऑपरेटर, ठीक है। L स्क्वायर ऑपरेटर इतना बड़ा ऑपरेटर है, तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर में आपको सब कुछ याद करने की जरूरत है कि आंसर सर हमें बिल्कुल भी याद नहीं करनी है। तो हैमिल्टनियन ऑपरेटर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है वो क्या है, बिल्कुल जीरो मान के चलेंगे। क्यों, आप बोलेंगे सर अगर ये ग्राउंड स्टेट में है HCl मॉलिक्यूल तो क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी नहीं होगी, आंसर है इस सिस्टम की हम पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं मान रहे। अब HCl चाहे ऐसे रखा हो या ऐसे रखा हो या ऐसे रखा हो तो उसकी ओरिएंटेशन से एनर्जी का कोई इफेक्ट नहीं है। तो जब हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, याद रखना रिजिड रोटर में पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, जीरो होगी सिस्टम की, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ढूंढ सोचते हैं मॉलिक्यूल ऐसे हो, जब तक वो रोटेशन करना स्टार्ट नहीं करेगा तब तक उसकी कोई एनर्जी नहीं है, चाहे वो ऐसे रखे चाहे वो ऐसे रखे, ऐसे रखे उसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड, तो उस केस में मॉलिक्यूल कैसे स्पेस के अंदर रखा है उस पर उसकी ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करती, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। तो अब हमने देख लिया सर अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो हैमिल्टनियन ऑपरेटर तो हमारा यही बन गया। तो ये रहा हमारा हैमिल्टनियन ऑपरेटर। अगर हमें रिजिड रोटर का वेव फंक्शन पता हो तो उस पर हम अप्लाई करके एनर्जी को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो वेव फंक्शन हमें ना ड्राइव करना है ना हमें इसका वेव फंक्शन देखना है, जरूरत होगी तो क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा। यहाँ बहुत सटीक तरीके से क्वांटम को पढ़ने की जरूरत है। जैसे मैंने आपको बताया रिजिड रोटर पे ही पूरी क्लासेस लग जाती है 2-2 घंटे की, और आता कुछ नहीं पेपर में, और जो आना है वो फिक्स चीजें है। तो इसलिए मैं एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, मिनिमम लेक्चर्स में मैक्सिमम चीज कवर हो जाएगी। अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता है बस आपको ध्यान रखना है। जैसे ही आप हैमिल्टनियन ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं वेव फंक्शन पर, और यहां मैं वेव फंक्शन को थीटा और फाई से क्यों रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो आप जानते हैं रिजिड रोटर जो है उसमें रोटेशन हो रहा होगा। जब पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे पास तीन चीज होती है, आर, थीटा और फाई। जहां से रोटेशन हो रहा है तो वहां थीटा और फाई पे ही वेव फंक्शन डिपेंड करेगा, तो इसलिए यहां आर वाली टर्म नहीं है। तो यहां से एनर्जी जो आई मैं आपको डायरेक्ट रिप्रेजेंट करूं तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। अगर आप रिजिड रोटर पढ़ रहे हैं, इससे पहले का कुछ भी याद नहीं करना है, दिस इज द फर्स्ट थिंग। मैं नंबरिंग करता चलूंगा कि क्या आपको याद होना चाहिए। रिजिड रोटर की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2i j प्लस 1। आप पूछेंगे सर यहाँ पर j क्या है, j होता है रोटेशनल क्वांटम नंबर। हर बार जब भी हमने एनर्जी निकाली है, चाहे वो SHO में निकाली हो चाहे 1D बॉक्स में निकाली हो, हर बार एक क्वांटम नंबर आता ही था। जैसे वाइब्रेशन क्वांटम नंबर में भी आ गया था, यहाँ पे क्या आ गया है j। तो दिस इज द एक्सप्रेशन। अब मैं अगर आपसे पूछता हूं बताओ भाई रिजिड रोटर की ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होती है या उसकी जीरो पॉइंट एनर्जी क्या होगी, तो j की मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है, जीरो। तो जैसे ही आप j को जीरो पुट करेंगे पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। तो सीधी सी बात ये है, मैंने आपको बताया भी था कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी या जीरो पॉइंट एनर्जी रिजिड रोटर की कितनी आ जाएगी, जीरो। लेकिन पार्टिकल इन 1D बॉक्स में मिनिमम एनर्जी जीरो नहीं होती थी, SHO के केस में भी मिनिमम एनर्जी जीरो नहीं हो सकती थी। तो यही पेपर में उन्होंने पूछा हुआ, यह पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सिस्टम है जिसकी जो जीरो पॉइंट एनर्जी है या ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वो जीरो पॉसिबल हो सकती है। तो आंसर क्या हो गया उसमें, ना SHO ना पार्टिकल 1D बॉक्स, कौन सा हो जाएगा, रिजिड रोटर हो सकता है। तो एनर्जी का एक्सप्रेशन सभी को याद होना चाहिए, फिर से बता रहा हूं h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2i j प्लस 1। हालांकि j प्लस 1 को बीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बट आपको कुछ खास जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है एनर्जी। क्या इस बेसिस पर हम पूरा का पूरा एनर्जी लेवल जनरेट कर सकते हैं। ग्राउंड स्टेट की एनर्जी आपको जीरो पता चली गई है, राइट। और अगर मैं पूछूं फर्स्ट एक्साइज स्टेट की एनर्जी क्या है, तो आप j की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 1 into 2 कितना हो गया, 2h स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, h क्रॉस स्क्वायर अपॉन i। तो ऐसे ही आप डिफरेंट एनर्जी लेवल्स क्रिएट कर सकते हैं, राइट। अब अगर आप किसी भी एनर्जी लेवल में डीजेनरेसी निकालना चाह रहे हैं तो डीजेनरेसी होती है उसमें कितनी स्टेट है जिनकी एनर्जी क्या है, बराबर है। तो यहां मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, क्योंकि या तो वही तरीका मैं पूरा एनर्जी लेवल हर बार की तरह बनाऊं और फिर उसमें डीजेनरेसी निकालूं, या फिर मैं आपको डायरेक्ट बता दूं। डीजेनरेसी निकालने के लिए सिर्फ आपको j पता होना चाहिए उसका। अगर आपको j पता है तो डीजेनरेसी का फॉर्मूला होता है 2 into j प्लस 1। तो याद रखना इस फॉर्मूले को आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आपको एनर्जी लेवल की एनर्जी दे रखी है तो डीजेनरेसी क्या होती है, हमेशा 2j प्लस 1। मैं एक एग्जांपल से लेता हूं, मान लो आपको कह रहे हैं एक रिजिड रोटर है जिसकी एनर्जी है 10h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2i, या कुछ भी दे रखी होगी। तो बताओ इस केस में इसकी जो डीजेनरेसी एनर्जी लेवल में क्या होगा। तो आपको क्या करना है, 10 तो इसको लिख देते हैं h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2i j प्लस 1। ये तो था फॉर्मूला।